मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइज, हम यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 1 को तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अभी आपका जो न्यू कैबिनेट बना है उस न्यू कैबिनेट के भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के एंड में रखे हैं। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूनियन गवर्नमेंट या कहिए अपने पार्लियामेंट टॉपिक के पार्ट 2 को। पहला क्वेश्चन आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट इज टू, यानी कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो आपका जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है या स्थगन प्रस्ताव होता है वो बेसिकली होता क्यों है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मंत्रियों से जानकारी एकत्रित करना, बजट प्रस्तावों में कटौती करना, सरकार की किसी विशेष नीति की आलोचना करना या सरकार को सत्ता से हटा देना। तो बेसिकली सरकार की किसी कोई भी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना मेनली एडजॉर्नमेंट मोशन का मोटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर्ड to be an indication of loss of confidence of the lower house of the parliament। निम्न में से किस घटना को संसद के निचले सदन के विश्वास मत की हानि का संकेत नहीं माना जाता है। एंड द राइट आंसर, तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपके इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंस है जिसमें संसद को विश्वास मत यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपके एक तरह से खोने का जो इंडिकेशन है वो डिफाइन हो रहा है। एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड, वोट ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस इज नॉट कैरिड, कट ऑन मनी बिल इज पास्ड और सेंसस मोशन इज पास्ड। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच इज द कोरम ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की संसद भवन की गण पूर्ति कितनी है। सदन की सदस्यता का 1/3 यानी कि आधा, 1/2, देन आफ्टर 1/3, देन आफ्टर 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस और 1/10। सो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1/10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आपके सदन की 10वां हिस्सा। कोरम का मतलब होता है कि अगर आपको पार्लियामेंट की कोई भी मीटिंग, कोई भी सेशन स्टार्ट करना है तो कम से कम इतने सदस्य तो होने चाहिए। तो आपके टोटल स्ट्रेंथ का यानी कि जो भी सदन की सदस्यता है उसका 1/10 मेंबर आपके सदन में होने चाहिए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। तो बेसिकली आपके कट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, प्रिविलेज मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन, आपको यहाँ पे एक तरह से डेफिनेशन दे दी गई है सारे मोशंस की और फिर आपको डिफाइन करना है कि इसमें से आप कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए या इनमें से कौन सा मैच करता है, क्या मैच करेगा। तो देखिए आपका जो अगर इसमें मैं करेक्ट आंसर बोलूं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्यों, चलिए मिलाते हैं। तो भाई A3 यानी कि आपका जो कट मोशन है वो आपको बताता है टू मूव अ पार्सल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द बजट प्रपोजल, यानी कि बजट प्रपोजल पर जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी व्यय खर्चे दिखा रहे हैं उनको कम करना ही आपके कट मोशन का मतलब होता है। दूसरा है आपका कॉल अटेंशन मोशन। Call attention motion to draw attention of the minister on the matter of urgent public important, यानी कि आपके अगर पब्लिक वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका कॉल अटेंशन मोशन जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन बेसिकली टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स करेक्ट और इनकम्प्लीट आंसर बाय मिनिस्टर। तो बेसिकली जो आंसर्स आपकी पार्टीज देती है तो उसमें मान लीजिए कोई आंसर इनकरेक्ट है या फिर कोई आंसर अधूरा है तो उसके लिए आपके प्रिविलेज मोशन को इशू करते हैं। देन आफ्टर एडजॉर्नमेंट मोशन तो आपके टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। क्लियर, आई होप सो इससे आपको बहुत आइडिया लगा होगा कि आपका कौन सा मोशन किस चीज के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय, यानी कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके द्वारा अधिकृत है। और यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके एप्रोप्रिएशन एक्ट यानी कि विनियोग अधिनियम के द्वारा आपके कंसोलिडेटेड फंड यानी कि आपकी भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 से आप कोई भी फंड जो है वो रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोकसभा सेक्रेटरिएट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द, यानी कि लोकसभा सचिवालय किसकी निगरानी में आता है। तो लोकसभा सेक्रेटरिएट आपके किसकी निगरानी में आता है, तो यहाँ आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर आपके लोकसभा सेक्रेटरिएट उसके अंडर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ स्टेटमेंट दिया है, एक तरफ आर्टिकल दिए हैं। तो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो बजट है वो डेफिनेटली आपको पता होगा, और वो आता है आपके किसमें, आर्टिकल 112 में, यानी कि ए के साथ आप 2 मिला दो तो अभी दो ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर निकल के आ गए। क्लियर। देन आफ्टर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल किस में आता है, तो मनी बिल आपके आर्टिकल 110 में आता है। तो भाई ये मिला दीजिए और देखिए क्या मैच हो रहा है। तो अभी भी आपके 2 आर्टिकल यहाँ पर मैच हो रहे हैं। तो अभी भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर एज सच नहीं हुआ है। इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं और देखते हैं। आपका बी दिया है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, जो कि आता है आपके आर्टिकल 150 के अंडर, और अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये आता है आपके किसमें, तो ये आएगा आपके आर्टिकल 114 में, यानी कि यहाँ पर। तो अब देखिए कौन सा आर्टिकल मिल रहा है, सी आना चाहिए, तो सी का थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरम रिक्वायरमेंट इन द राज्यसभा इज, भाई राज्यसभा में आवश्यक गण पूर्ति जो है वो गण पूर्ति कितनी है। तो राज्यसभा में आवश्यक गण पूर्ति 125 जो है वो होती है। According to parliamentary procedure, the term guillotine means that the speaker, आंसर करिएगा। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आपके पार्लियामेंट से कभी कभी जब पेपर बहुत टफ रहता है तब ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, एंड द राइट आंसर इज स्टॉप द बिजनेस ऑन द हैंड एंड पुट्स द, यानी कि बहस को बंद कर देता है और प्रस्ताव पारित कर देता है आपका गुलोटिन प्रॉपर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, यानी कि आपके इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपके राज्यसभा को बिल्कुल बराबर की पावर है लोकसभा के साथ। इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, नहीं, राज्यसभा के बराबर नहीं है। इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, yes it can be। नेक्स्ट देखते हैं, इन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। इन द मेकिंग कट मोशन, नो। तो यहाँ पर आपके अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है उसमें दरअसल आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों ही किसी भी टॉपिक को आपके जो आर्टिकल 368 है उस आर्टिकल 368 का यूज एज सच किसी भी टॉपिक के लिए इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय 0R, आपके 0R का क्या मतलब है। तो ये बहुत सिंपल है लेकिन काफी कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम लोग को नहीं पता हो कि 0R बेसिकली क्या है। तो 0R आपका क्वेश्चन आर के बाद जो भी नेक्स्ट एजेंडा होगा उससे रिलेटेड टाइम है। तो यानी कि टाइम बिटवीन क्वेश्चन आर एंड नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The question asked orally after the question hour in the house is called, तो सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछा गया प्रश्न कहलाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपके नाम दिया जाता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको जिसको दिया जा रहा है वो प्रॉपर आपका आंसर उसमें दे सकता है। स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन भी आपके इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। The economic cut motion seeks to reduce the proposed expenditure of a demand for grant by, तो बेसिकली आर्थिक कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग के प्रस्तावित खर्च को कितना कम करने का प्रयास है। तो यहाँ पे आपका जब भी कट मोशन सीक होता है तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही हमेशा इस मामले में कट किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। 2 लिस्ट दी गई है, एक तरफ आपके टर्म्स दिए गए हैं, एक तरफ उनका इम्प्लीकेशन दिया गया है। तो वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, एंड इसको बेसिकली हम मिलाते हैं आपके इनेक्टमेंट ऑफ बजट से। ही आपके इनेक्टमेंट ऑफ बजट में काम आता है। देन आफ्टर आपका बजट, तो बजट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बी जो है वो आपका जाना चाहिए एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के साथ। मनी बिल, मनी बिल जो है वो प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ मैच होगा और आपका चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो आपके 2 के साथ
मैच हो जाएगा। तो डी का 2 में आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हटा दीजिए आप उसको। ए के 4th में देखिए कितने ऑप्शन आ रहे हैं और केवल एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ, बेसिकली आपके भारत की जो संचित निधि है वो किस चीज से मिलकर के बनती है। तो आपका जो कंसोलिडेटेड फंड है, वो कंसोलिडेटेड फंड की अगर मैं बात करूं तो वो आपके ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपके भारत सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो आपके आती हैं कंसोलिडेटेड फंड के अंडर। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266.1 के अंडर डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को कौन निर्धारित करता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्लियामेंट। आपकी संसद जो है वो आपके सिंगल सिटीजनशिप या कहिए सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीजों को सॉर्ट करती है। सिटीजनशिप जो है वो आता है आपके आर्टिकल 5 to 11 के अंडर, आपके सिटीजनशिप के सारे प्रावधान दिए भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर यूजेस द कास्टिंग वोट। आपका जो सभापति यानी कि जो स्पीकर है वो आर्टिकल 100 के हिसाब से कास्टिंग वोट यूज करता है। क्यों? टू मेंटेन स्टेटस क्यों, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए, विपक्ष को चुनौती देने के लिए, सरकार को हराने के लिए, या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। तो बहुत टफ टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आपको पता ही होता है कि कास्टिंग वोट आपका कब यूज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए टू मेंटेन स्टेटस क्यो, यानी कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए आपका कास्टिंग वोट यूज होगा। काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन डिले अ मनी बिल फॉर, यानी कि भारत में राज्यों की परिषद धन विधेयक में कितनी देरी कर सकती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार्ट क्वेश्चंस रिक्वायर, यानी कि आपके जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनमें क्या यूज होता है या फिर बेसिकली वो क्यों डिफाइन होते हैं। तो पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने आपको वहां डिफाइन नहीं किया था। उसका कारण यही था कि मुझे पता था कि एक और क्वेश्चन आपका समथिंग ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है ओरल आंसर, अनरिटन आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और नन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं, आपके जो स्टार्ट क्वेश्चन है वो आपके एक ऐसे बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मेंबर्स का डिजायर्ड होता है ऑन ओरल आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैज मेंबर फ्रॉम, यानी कि आपकी लोक लेखा समिति। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 टाइप की कमिटीज होती हैं। एक होती है आपकी परमानेंट कमेटी, एक होती है आपकी एडहॉक कमेटी। जो परमानेंट कमेटी है वो 3 टाइप की हैं, एक है आपकी पीएसी, एक है आपकी एस्टिमेट, एक है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। आपकी जो पीएसी है यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसमें आपके 22 मेंबर्स होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यानी कि आप यहाँ पे जो आंसर करोगे वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी आप इसमें आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमिटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज मेंबर फ्रॉम। आपकी जो कमिटी अंडरटेकिंग कमिटी जो होती है उसमें आपके जो सदस्य हैं वो कहाँ से होते हैं। तो उसमें भी आपके मेंबर्स जो हैं वो आपके बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि 22 सदस्य उसमें भी आपको मिलेंगे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर, यानी कि आपके जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अतारांकित प्रश्न जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो वो अतारांकित अंक जो है या प्रश्न जो है वो क्या होते हैं। तो बेसिकली आपके अनस्टार्ट क्वेश्चंस जो है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिटन रिक्वायर रिटन आंसर्स, ठीक है। तो इसमें रिटन आंसर्स की नीड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी वजह से इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जा सकते, जबकि स्टार्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमेशा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आपके 10 डेज से भी कम का जो टाइम होता है उसमें आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं, जो कि ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड उसमें होता है। क्लियर? हु इज ऑथराइज्ड टू एडवाइज ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद सदस्य की अयोग्यता को लेकर उपजे विवाद का फैसला करने हेतु कौन अधिकृत होता है।
एंड द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका राष्ट्रपति ही आपके सदस्य की अयोग्यता से रिलेटेड सारी चीजों को देखने का काम एज सच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑन जुलाई 5th। तो 5 जुलाई को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो मिसेस निर्मला सीतारमण जी जो है वो आपके 5 जुलाई को आपका जो बजट है केंद्रीय बजट वो फाइनेंस करेंगी या कहिए वो पेश करेंगी, क्योंकि आपकी निर्मला सीतारमण जी कंट्री की फर्स्ट फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर है और इसीलिए वो आपके 5 जुलाई को ये बिल प्रेजेंट करेंगी। आपको पता होगा कि आपके लोकसभा का पहला सेशन जो है वो 17 जून से जो है वो आपके स्टार्ट हो चुका है, या कहिए 17 जून से आपके पार्लियामेंट आपके लोकसभा का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है और ये कब तक चलेगा? तो ये 26 जून तक आपका ये सेशन चलेगा। प्लस रामनाथ कोविंद जी जो है वो इस ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगे, क्योंकि बोथ हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है वो इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विल रिटेन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन also in charge of Department of Atomic Energy, Department of Space। तो बेसिकली डैश कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी का भी जिम्मेदारी अपने पास रखी है। सो द राइट आंसर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको पता होगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा आपके या कहिए प्राइम मिनिस्टर द्वारा आपके ये डिपार्टमेंट्स जो है वो हैंडल किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि वो पोर्टफोलियो जो किसी भी मिनिस्टर को अलॉट नहीं होते वो पोर्टफोलियो आपके प्राइम मिनिस्टर अलॉट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been appointed as Minister of Road Transport and Highway and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises। तो आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नितिन जयराम गडकरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो नितिन जयराम गडकरी जी जो है वो आपके रोड ट्रांसपोर्ट बेसिकली हाईवे मिनिस्टर उसमें आए हैं। रमेश पोखरियाल जी लिखा है, तो रमेश पोखरियाल जी आपके बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आए हैं। रामविलास पासवान लिखा है, ये आपके मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर अपनी जगह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश हैज बीन मेड द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। डैश को महिला और बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो आपके किसको महिला और बाल विकास मंत्री का वो मिला है? तो स्मृति ईरानी जी को आपके महिला विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री का जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री जो है वो वहां मिली हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ पीयूष गोयल गेट टू रिटेन द रेलवे पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो बीन गिवन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच वॉज हेल्ड बाय सुरेश प्रभु, राइट? सो हु हैज बीन ड्रॉप्ड? तो प्लस आपकी स्मृति ईरानी has been made the Minister of Women and Child Development and Ministry of Textile, right? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके भारत के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी को नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ इसी के साथ ये आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री जो है उसके रूप में भी ये आती है। इससे पहले इंदिरा गांधी एकमात्र वो महिला थी जिन्होंने वित्त मंत्री पद को चुना था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटी अवधि के लिए वो इस पद पर रही थी, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री आपके जो अरुण जेटली थे वो दरअसल बीमार हो गए थे इस कारण से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह आपके नए गृह मंत्री जो हैं वो बने हैं, क्योंकि आपके कैबिनेट को एक बार फिर से आवंटित यानी कि एलोकेटेड कर दिया गया है। तो इसी के साथ आपके अमित शाह को होम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री के रूप में आपके नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो एस जयशंकर हैं, तो एस जयशंकर जो है इनको आपके विदेश मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 2। आई होप सो समझ में आए होंगे।